Hello friends, welcome to Helping Brains. So this is our ninth lecture. ठीक है, ninth lecture in our philosophy series and fourth lecture related to चारवाक philosophy. Okay. So चारवाक philosophy का हम बेसिक देख चुके हैं क्या होता है, ठीक है, कैसे उसको आपका हमने किस तरीके से चारवाक philosophy आपकी प्रोसीड करती है, कैसे डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, तो वो सब हम देख चुके हैं चारवाक philosophy में। और चारवाक फिलोसफी से पहले हम 5 लेक्चर्स में सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है, तो वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चारवाक में हमने लास्ट क्लास में आपका हमने देख लिया परसेप्शन किस तरीके से रिफ्यूट किया है। तो लास्ट क्लास में हमने आपका यहाँ तक देख लिया था, ठीक है, कि बेसिकली चारवाक ने आपके व्याप्ति को रिफ्यूट किया है, और क्योंकि चारवाक के हिसाब से व्याप्ति इज द लॉजिकल नर्व और ग्राउंड, ठीक है, उसके हिसाब से व्याप्ति पे ही आपका पूरा इन्फेरेंस बेस्ड है। Inference is based on vyapti. So if inference is refuted, vyapti is refuted, inference also refuted. Okay, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था फाउंडेशन वाला, ठीक है। तो लास्ट क्लास तक का आप 8th नंबर वीडियो में देख लीजिएगा। एक चीज़ और, जब मैंने बात की थी, एक थोड़ा सा आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, जब मैंने बात की थी यहाँ पे सिलोजिज्म की, ओके, तो ये कैटेगरिकल सिलोजिज्म जो है, तो मैंने वहाँ पे आपको बोला था कैटेगरिकल सिलोजिज्म में, ये जो आपके कैटेगरिकल सिलोजिज्म है, वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि कैटेगरिकल सिलोजिज्म में कि न्याय जो है उसको फादर माना जाता है। न्याय को इंडियन फिलोसफी के हिसाब से है, लेकिन न्याय ने कभी कैटेगरिकल सिलोजिज्म की बात नहीं की है। जो कैटेगरिकल सिलोजिज्म का असली फादर है वो है एरिस्टोटल, ठीक है। खैर हमारे लिए काम का नहीं है, प्रीलिम्स में आता था पहले, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए एरिस्टोटल है आपका कैटेगरिकल सिलोजिज्म का फादर। लेकिन अगर उसी सिलोजिज्म को आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो वहां पे न्याय को माना जाता है फादर, ठीक है। लेकिन न्याय ने कहीं पे भी कैटेगरिकल सिलोजिज्म की बात नहीं की। कैटेगरिकल सिलोजिज्म की बात किसने की है? सिर्फ आपके एरिस्टोटल ने। तो एरिस्टोटल ने कैटेगरिकल सिलोजिज्म की बात की है। तो कैटेगरिकल सिलोजिज्म हम देख चुके हैं लास्ट क्लास में कि क्या माइनर प्रीमाइस होता है, क्या मेजर प्रीमाइस होता है, वो आप लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा। लेकिन इसका फादर एरिस्टोटल है। कुछ लोग लॉजिक पढ़ेंगे अगर आपका जेएनयू के एंट्रेंस के लिए या फिर आपका इग्नू के लिए, तो उनको ये पता होना चाहिए। लॉजिक के मैं एक क्लास ले लूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन यूपीएससी में लॉजिक के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो प्रीलिम्स में आते थे। तो आप याद रखना एरिस्टोटल को माना जाता है, ठीक है। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू न्याय है, लेकिन न्याय ने कैटेगरिकल सिलोजिज्म की बात नहीं की। न्याय ने भी इसी तरह की बात की, लेकिन कहीं पे ये वर्ड यूज नहीं किया कैटेगरिकल सिलोजिज्म। तो आज हम लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे छोड़ी थी अपनी क्लास कि चारवाक जो है फिलोसफर्स, दे हैव सेड दैट व्याप्ति इज अनप्रूव्ड इन 6 वेज। बोलते हैं 6 तरीके से व्याप्ति आपकी अनप्रूव्ड है, और व्याप्ति जब आपकी अनप्रूव्ड हो गई तो इन्फेरेंस भी आपका अनप्रूव्ड हो जाता है। तो वो 6 तरीके कौन कौन से वो अभी देख लेते हैं, लेकिन आपको ये वाला कंसेप्ट याद रखना है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया है। इससे यूपीएससी ने 2019 में 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे जाके डिस्कस करेंगे 15 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है कि उसमें किस तरीके से आपको प्रोसीड करना था, किस तरीके से लिखना था, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट और एक परसेप्शन को कैसे उसने सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज माना है ओनली, ठीक है, फिर रिफ्यूटेशन ऑफ इन्फेरेंस, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप चारवाक फिलोसफी देखो तो ले दे के 3 चीजों पे घूमते हैं। या तो परसेप्शन से क्वेश्चन पूछ लेगा कि उसने परसेप्शन को सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज क्यों माना है, या फिर वो ये पूछ लेगा कि इन्फेरेंस को कैसे रिफ्यूट किया है, ठीक है, और इन्फेरेंस को कैसे रिफ्यूट किया, या फिर वो ये पूछ लेगा कि बाकी लोगों ने क्या चारवाक के रिफ्यूटेशन ऑफ इन्फेरेंस को वैलिड माना है, या फिर उन्होंने चारवाक के जो रिफ्यूटेशन उसको रिफ्यूट किया है। तो ले देके जो क्वेश्चंस घूमेंगे वो या तो परसेप्शन के आसपास घूमेगा, या फिर आपका इन्फेरेंस के आसपास घूमेगा, या फिर एक मेटाफिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू सोल से पूछ लेगा, क्योंकि चारवाक ने सोल को भी रिफ्यूट किया, बाकी लोगों ने माना है। तो ले देके यही 2-3 टॉपिक है चारवाक में जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप आंसर्स लिख लोगे। अब देखते हैं चारवाक ने किस तरीके से 6 वेज में व्याप्ति को रिफ्यूट किया। तो चारवाक सबसे पहले बोलते हैं कि व्याप्ति को आप परसेप्शन से प्रूव नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बोला उन्होंने बोला जैसे आपका केस है, उनका कहने का मतलब यहां पे है कि आपने जो व्याप्ति थी आपकी कौन सी थी? वेयर देयर इज स्मोक, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। यही तो आपकी व्याप्ति है, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। दिस इज योर व्याप्ति, जिसके बेसिस पे सबने माना है। एक ही व्याप्ति मानी है, मैंने आपको बोला ना, इंडियन फिलोसफी में एक ही मानी गई।
चार्वाक बोल रहा है कि भाई मैं सारे स्मोक और फायर के केसेस क्या मैं परसेप्शन से देख सकता हूँ? क्या आप दुनिया के सारे केसेस परसीव कर सकते हो स्मोक और फायर के? कि जहां पे आपकी स्मोक होगी वहां पे फायर होगी। क्या आप इंडिया के केसेस देख सकते हो सारे? क्या आप इंडिया के अलावा बाहर वर्ल्ड है आपका पूरा, यूएस, न्यूजीलैंड, सब जगह पे केसेस होंगे स्मोक फायर के? क्या आप अपना जो आपका एक जीवन है, योर वन सिंगल लाइफ, can you perceive all the cases of smoke and fire? And if you cannot perceive all cases of smoke and fire, then you cannot say undoubtedly that where there is smoke there is fire. तो बोलता है परसीव आप कर ही नहीं सकते सारे केसेस, तो इसलिए व्याप्ति को परसेप्शन से प्रूव करना पॉसिबल नहीं है। तो व्याप्ति कैन नॉट बी प्रूव थ्रू परसेप्शन। समझ गए आप बात को? परसेप्शन का एरिया बहुत लिमिटेड है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, अब वही बात इसने यहाँ पे लिखी है, मैंने आपके लिए ये नोट्स में लिख दी है, ठीक है। पेपर में आपको यही सब चीजें लिख के आनी है, मैंने आपके लिए स्लाइड्स बना दी। अकॉर्डिंग टू चारवाक, एरिया ऑफ परसेप्शन इज वेरी लिमिटेड, बड़ा लिमिटेड होता है, क्योंकि आप जो चीजें देख सकते हो, ठीक है, 5 आपके सेंस ऑर्गन जिन चीजों को परसीव कर सकते हैं, हमने देखा परसेप्शन क्या होता है, उन्हीं को आप मानोगे। बिकॉज परसेप्शन रिक्वायर्ड सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट। परसेप्शन की सबसे पहले कंडीशन ही क्या है? सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट। अगर आप मुझसे बोलो, अभी जैसे मैं अपने रूम में बैठ के आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो, अगर आप मुझसे बोलो कि देयर इज अ टाइगर आउटसाइड योर फ्लैट और आउटसाइड योर रूम, जो भी है, अब अगर मैं चारवाक कहूंगा तो मैं नहीं मानूंगा कि बाहर टाइगर है। क्यों? क्योंकि मैं जाके पहले उसको परसीव करूंगा। तो चारवाक क्या कहता है कि हर चीज को मैं परसीव करना चाहता हूँ, या तो आप आईज से करो, या ईयर से करो, या नोज से करो। तो सीधी सी बात ये, चारवाक उन्हीं बातों को मानेगा जो परसीव कर सकता है, और स्मोक और फायर के केसेस आप परसीव नहीं कर सकते सारे के सारे। तो इसलिए चारवाक ने बोला कि हो सकता है 10 जगह पे आपकी स्मोक हो तो वहां फायर हो, लेकिन हो सकता है 11वें जगह पे आपकी स्मोक हो लेकिन फायर ना हो सकता है। उसने उसका ये कहना है, ठीक है। जैसे आपका बिल्ली ने आपका 10 बार रास्ता काटा, तो 10 बार आपका काम बिगड़ सकता है, बैड लक। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि 11वें बार आपका रास्ता काटे तो आपका गुड लक हो। फिर आप जापान चले जाओ, जापान में बिल्ली का रास्ता काटना गुड लक होता है। तो आप कैसे कह सकते हो कि मतलब ये तो समझाने के लिए बैड लक और बिल्ली वाला, बाकी जो आपका हमारा जो है पॉइंट वो है स्मोक और फायर। तो बोलता है जब सब जगह पे आप कैसे कह सकते हो कि स्मोक होगी तो फायर होगी। बोला आप अगर परसेप्शन को मानते हो तो आप इस चीज को नहीं कह सकते कि जहां पे स्मोक होगी वहां पे फायर होगी। तो इन्होंने यही बोला ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे चारवाक ने क्या बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ, ये वाला सेकंड पॉइंट देखिए आप इसका, ऑन द बेसिस ऑफ परसेप्शन it is possible to verify certain cases of smoke and fire, but it is not possible to verify all the cases of smoke and fire on the basis of perception, because area of perception is very limited. If on the basis of certain perceived cases of smoke and fire universal relation between them is inferred, then fallacy of illicit generalization will arise. फैलेसी ऑफ इलिसिट जनरलाइजेशन आपकी हो जाएगी। फैलेसी ऑफ इलिसिट जनरलाइजेशन क्या होती है कि आपने कुछ केसेस के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सम, यू आर ड्राइविंग ऑल टाइप ऑफ जजमेंट। फॉर एग्जांपल आपने कुछ केसेस देखे स्मोक और फायर के, सम केसेस कुछ ही देख सकते हो, उसके बेसिस पे आपने बोल दिया सारे केसेस के बारे में कि जहां पे स्मोक होगा वहां पे फायर होगा। जैसे आपने कुछ केसेस देखे बिल्ली के, बैड लक और आपके कैट के, और उसके बेसिस पे आपने जनरलाइज कर दिया कि जहां पे कैट होगी वहां पे बैड लक होगा। लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दिया, जापान में तो ऐसा है नहीं। और ऐसे ही अगर आप चारवाक बोलता है अगर मैं सारे केसेस वेरीफाई कर पाऊं तो हो सकता है कोई ऐसी जगह हो जहां पे आपका स्मोक तो है लेकिन फायर नहीं हो। समझ गया बात को? अभी चारवाक रिफ्यूट कर रहा है, तो आप ये मत सोचना कि मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। चारवाक ने क्योंकि परसेप्शन को माना है तो उसने रिफ्यूट किया है। अब आगे जाके न्याय वैशेषिका में जब हम देखेंगे न्याय ने कैसे इसको प्रूव किया, वो अलग चीज है। तो अभी आप ये समझो, ठीक है। तो क्लियर है आपको, पहला पॉइंट क्लियर है। अगर सम के बेसिस पे ऑल टाइप ऑफ जजमेंट आप ड्राइव करोगे तो फैलेसी ऑफ इलिसिट जनरलाइजेशन हो जाती है आपकी, ठीक है। तो फर्स्ट, होपफुली आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, ठीक है। देखो ये आपका मैंने लिखा भी है, फैलेसी ऑफ इलिसिट जनरलाइजेशन क्या होती है आपके लिए, व्हेन यूनिवर्सल जजमेंट इज ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर जजमेंट। आपने किसी एक बेसिस, जैसा आप बोलो कि जैसा हम एक जनरलाइज करते हैं ना कि लड़कियां जो होती हैं या व्यूमेन जो होती है दे आर नॉट गुड ड्राइवर्स। लेकिन ये जनरलाइजेशन हमने क्या किया, हमने देखा कि 4 लड़कियां या फिर 4 व्यूमेन ड्राइवर है वो अच्छे से गाड़ी नहीं चला रहे। लेकिन आप देखोगे वर्ल्ड में जाके अगर, तो व्यूमेन बहुत अच्छी ड्राइवर होती हैं। बाहर तो व्यूमेन टैक्सी चलाती हैं,
तो आप जनरलाइज नहीं कर सकते। तो ये जो चार्वाक है वो यही बोल रहा है कि भाई पर्टिकुलर जजमेंट के बेसिस पे तुम यूनिवर्सल जजमेंट अगर ड्राइव करते हो देन दैट इज बेसिकली फैलेशियस। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्रोज which are black in color, if we say that all crows of this world are black in color, then this fallacy will arise। आप कुछ को देख के, इंडिया के क्रो देखे और क्रो आप कितने देख लोगे, उसके वजह से आप कह रहे हो कि सारे क्रोज ब्लैक होते हैं। ठीक है, तो कुछ के बेसिस पे, पर्टिकुलर के बेसिस पे आप यूनिवर्सल जजमेंट जब भी ड्राइव करते हो तो आपकी फैलेसी ऑफ इलिसिट जनरलाइजेशन होती है। और साइंस इस पे, साइंस में ये केस होता ही है। आप देखो ना साइंस क्या करती है, साइंस कोई भी आपकी मेडिसिन बनाएगी या ड्रग्स, उसको किसी एक पेशेंट पे ट्राई करेगी या 10 पे करेगी या 100 पे करेगी। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 में मान लो कोई बना लेती है ड्रग्स, तो वो सब पे तो नहीं होगी ना टेस्ट, वो टेस्ट करेंगे, वो 100 लोगों पे कर लेंगे या मान लो 1000 पे कर लेंगे। फिर अगर सक्सेसफुल आ गया रिजल्ट, वो बोलेंगे ये ड्रग आपकी सक्सेसफुल है। लेकिन आप अगर उसको ट्राई करोगे तो कोई पेशेंट ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें वो असर ना दिखाए। जैसे आपका डीडीटी जब हम पहले यूज करते थे, हम बोलते थे कि इट विल किल ऑल दी मॉस्किटोज, लेकिन आज की डेट में आप डीडीटी यूज करते हो तो मॉस्किटोज तो उसी पे मंडराते रहते हैं। यानी कि साइंस आपकी कुछ के बेसिस पे यूनिवर्सल के केसेस पे पहुंचती है, इसलिए साइंस चेंज होती रहती है। आप देख लेना साइंस में ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे आपके जो साइंस, इसलिए तो कहती है साइंस कि हम एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे चलते हैं। अगर हमें लगता है कि पहले जो था उससे अलग है कुछ चीज, तो उसको वो मॉडिफाई कर देती है। तो चार्वाक यही बोल रहा है कि बेसिकली यहाँ पे भी वही केस है। आप ये नहीं कह सकते गारंटीड कि स्मोक होगी तो फायर होगी। हो सकता है कुछ जगह पे स्मोक हो लेकिन फायर नहीं हो, इसलिए मैं इस बात को नहीं मान सकता। तो चार्वाक ने बोला यहाँ पे फैलेसी ऑफ इलिसिट जनरलाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सम के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सम केसेस ऑफ स्मोक एंड फायर, all cases of smoke and fire are generalized, therefore this fallacy will arise। ओके, तो ये पूरी कहानी यही है कि आप परसेप्शन के बेसिस पे प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि परसेप्शन का एरिया बड़ा लिमिटेड है, और बड़ा लिमिटेड एरिया है तो आप उसके बेसिस पे कुछ ही केसेस देख सकते हो स्मोक और फायर के। और अगर स्मोक और फायर के आप कुछ ही केसेस देख सकते हो तो आप कैसे कह सकते हो कि सारे केसेस में वो चीज होल्ड करेगी। Is it clear? First point is clear. Okay. Second, चार्वाक फिलोसफर्स ने क्या बोला कि if व्याप्ति is proved taking help of inference। देखो पहले केस में क्या बोला, परसेप्शन से प्रूव नहीं हो सकती। दूसरे केस में वो बोल रहा है कि इनफेरेंस से भी प्रूव नहीं हो सकती। यानी व्याप्ति ना तो परसेप्शन से प्रूव हो सकती है, क्योंकि परसेप्शन के केसेस में फैलेसी ऑफ इलिसिट जनरलाइजेशन हो जाती है। इनफेरेंस से भी प्रूव नहीं कर सकते। अगर आप व्याप्ति को इनफेरेंस से प्रूव करने की कोशिश करोगे तो एक और नई फैलेसी आ जाएगी, या तो सर्कुलर फैलेसी आ जाएगी या फिर आपका इनफाइनाइट रिग्रेस हो जाएगा। सर्कुलर फैलेसी होगी या फिर आपका इनफाइनाइट रिग्रेस होगा। तो अगर आप व्याप्ति को, इफ व्याप्ति इज प्रूव्ड टेकिंग हेल्प ऑफ द सेम इनफेरेंस, देन सर्कुलर फैलेसी और पेटिशो प्रिंसिपी, सर्कुलर फैलेसी को पेटिशो प्रिंसिपी कहते हैं, ये टेक्निकल वर्ड है, याद रखना। अब आप यहां देखो इंपॉर्टेंट क्या है, सेम इनफेरेंस से प्रूव कर रहे हो। आगे मैंने इसको और आपके लिए एक्सप्लेन किया है, यानी कि आपकी कोई व्याप्ति है, उसको आप, जैसे आपका वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, जहां पे आपकी स्मोक है वहां पे फायर है, ये आपकी एक व्याप्ति है। और जो हमने इनफेरेंस ड्राइव किया था, आप इस व्याप्ति को उसी इनफेरेंस से प्रूव कर रहे हो। तो आप देखो जो आपकी व्याप्ति है उसको आप किसके बेसिस पे प्रूव कर रहे हो, इनफेरेंस के बेसिस पे। कौन से के, उसी इनफेरेंस के बेसिस पे। लेकिन ये आपका इनफेरेंस किस पे बेस्ड है, ये खुद उस व्याप्ति पे बेस्ड है। तो आप क्या कह रहे हो, आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि बैचलर क्या होता है, तो आप कह रहे हो बैचलर इज अनमैरिड एडल्ट मैन। और अगर आपसे कुछ पूछ रहा है अनमैरिड एडल्ट मैन क्या होता है, तो आप बोलोगे बैचलर। ये वही वाला बात हो गई कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई, सर्कुलर फैलेसी। ओके, तो सर्कुलर फैलेसी में बेसिकली आप जिस चीज को जिस चीज से प्रूव कर रहे हो वो दूसरी चीज उस पर डिपेंड कर रही है। यानी आपका ए बी पे डिपेंडेंट है और बी आपका ए पे डिपेंडेंट है, तो उससे कुछ चीज प्रूव होती है, नहीं होती कभी भी प्रूव। ठीक है, आपसे अगर मैं बोलूं, जैसे आपकी बोलूं ट्राइंगल, ट्राइंगल मीन्स 3 साइड्स,
आपसे बोलूं 3 साइड्स में ट्राइंगल, इससे कोई थियरी प्रूव हो रही है? नहीं। तो बेसिकली आप क्या कह रहे हो कि ए इज बी, आपने बोला ए इज बी, मैंने बोला क्यों? बिकॉज बी इज ए। आप प्रूव कुछ नहीं कर रहे हो, आप ऐसे गोल 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 घुमा रहे हो। समझ गए आप बात को? तो आपने बोला ये व्याप्ति है, मैंने इसको इन्फेरेंस के बेसिस पे प्रूव कर दिया, इस इन्फेरेंस से। आपसे पूछा इस इन्फेरेंस को कैसे प्रूव करोगे? इस व्याप्ति के बेसिस पे। तो ये तो सर्कुलर फैलेसी हो गई भाई। आप बोले इससे ये प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है, जबकि प्रूव कुछ होता ही नहीं। अगर आपको प्रूव करना था तो कोई नया कंसेप्ट लेके आते, ठीक है। तो यानी पहले केस में क्या होगा आपका, अगर आप व्याप्ति को, ठीक है, ये मैंने आपके लिए बनाया, ये मेरे चैनल का नाम है, ठीक है, थोड़ा सा इसको स्पॉन्सर कर देते हैं, ठीक है, प्रमोट कर देते हैं थोड़ा सा, स्पॉन्सर तो क्या, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका व्याप्ति है। देखो आप व्याप्ति को आप प्रूव करो किसके बेसिस पे? इन्फेरेंस के बेसिस पे। लेकिन वो इन्फेरेंस खुद किस पे डिपेंडेंट है? उस व्याप्ति पे। फिर आपसे पूछा इस व्याप्ति कैसे प्रूव करो? ये तो सर्कुलर फैलेसी है। ए इज बी बिकॉज बी इज ए। तो इससे कुछ प्रूव हो रहा है? नहीं प्रूव हो रहा। ओके, क्लियर? तो ये बेसिकली यहां पे आपकी कोई थियरी प्रूव नहीं हो रही है। तो इसलिए चार्वाक ने बोला कि आपसे पूछा गया व्याप्ति को प्रूव करो, आप तो कह रहे हो कि व्याप्ति उस इन्फेरेंस पे बेस्ड है। फिर आपसे पूछा इन्फेरेंस किस पे? वो व्याप्ति पे। बोले यहां से तो व्याप्ति प्रूव हो ही नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा ए को कैसे प्रूव करोगे? बोलोगे ए इज डिपेंडेंट ऑन बी। आपसे पूछा क्यों? वो क्या? बी इज डिपेंडेंट ऑन ए, ठीक है। तो पहले केस में आपके सर्कुलर फैलेसी है, ठीक है, ये आपके सर्कुलर फैलेसी है। अगर आप सेम इन्फेरेंस की हेल्प ले लो, समझ गए आप? यानी जैसे आपका वो था ना, देयर इज स्मोक ऑन द माउंटेन, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, एंड थर्ड इज देयरफॉर देयर इज फायर ऑन द माउंटेन। आप ये जो व्याप्ति है इसको इस इन्फेरेंस की हेल्प से प्रूव कर रहे हो। तो व्याप्ति को इन्फेरेंस से और फिर उस इन्फेरेंस को उस व्याप्ति से, सर्कल पूरा, ठीक है। जैसे सिनोनिम्स होते हैं ना आपके, इस तरह से आप प्रूव कर रहे हो। और सिनोनिम्स जो होती हैं, डेफिनेशंस होती हैं, कभी कुछ प्रूव नहीं करती है। ओके, तो इज इट क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है कि इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी आपको पेपर के लिए, तो बस इतना ही पता होना चाहिए कि सर्कुलर फैलेसी हो जाएगी। अब इसमें दूसरा केस होगा इनफाइनाइट रिग्रेस, इन्फेरेंस वाले में। इनफाइनाइट रिग्रेस कब होगा? जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप हो, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि आपका कारण कौन है, आप कहाँ से आए। मान लो आप में से कोई है, कोई भी है, आप जैसे कि किसी को भी ले लेते, कोई ए पर्सन इज देयर, सपोज आप में से, आपसे पूछूं कि आपका कॉज कौन है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि आपका कॉज है आपके मदर एंड फादर, ठीक है। अब अगर आपका कॉज तो आपके मदर एंड फादर, अगर आपसे पूछता आपके मदर एंड फादर का कॉज कौन है, अगर आप बोलते मैं हूं, तो ये तो सर्कुलर फैलेसी होती है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, सर्कुलर फैलेसी तो यहाँ पे नहीं होगी। आपसे पूछा आपका कॉज कौन है, आपने बोला आपके मदर एंड फादर। फिर आपसे पूछा उनका कॉज कौन है, आप बोलोगे उनके मदर एंड फादर। फिर आपसे पूछा उनका कॉज कौन है, बोला उनके मदर एंड फादर। तो ऐसे ही ये आपका चलता रहेगा। तो क्या आप फाइनली बता सकते हो कि कौन कॉज है आपका? यहाँ पे तो हम गॉड को मान लेते हैं, लेकिन चारवाक ने तो गॉड को माना ही नहीं है। तो बेसिकली सेकंड केस में क्या हो रहा है? सेकंड केस में चारवाक व्याप्ति बोल रहा है कि व्याप्ति को अगर उस सेम इन्फेरेंस से प्रूव मत करो। आप मान लो वो व्याप्ति है, उसके बजाय किसी दूसरे इन्फेरेंस से प्रूव करा मान लो। लेकिन अब इस दूसरे इन्फेरेंस को प्रूव करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक नई व्याप्ति की जरूरत पड़ेगी। फिर इस नई व्याप्ति के लिए एक नया इन्फेरेंस चाहिए, फिर उस नए इन्फेरेंस के लिए एक और व्याप्ति चाहिए। तो ऐसे आपका चलता जाएगा, प्रूव कुछ नहीं होगा। तो इससे आपका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट रिग्रेस। तो सेकंड केस में आपका क्या है? इनफाइनाइट रिग्रेस। तो किस तरीके से होता है इनफाइनाइट रिग्रेस? आपका इन्फेरेंस जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? मान लो जो आपका था वो किसी व्याप्ति पे डिपेंडेंट है। उस व्याप्ति को प्रूव करने के लिए आप नया इन्फेरेंस लाए। देखो अब इस इन्फेरेंस से नहीं कर रहे हैं, अगर इससे करते हैं तो फिर सर्कुलर। एक नया मान लो मैं इन्फेरेंस लेके आया, कुछ भी हो सकता है, उसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जाने की जरूरत भी नहीं है। अब इस इन्फेरेंस को प्रूव करने के लिए एक नई व्याप्ति लेके आया, फिर इस व्याप्ति को प्रूव करने के लिए एक नया इन्फेरेंस लेके आया। तो चारवाक बोला ऐसे तो तुम चलते ही जाओगे, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। इससे क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? आपकी इनफाइनाइट रिग्रेस। तो सेकंड जो प्रॉब्लम आएगी आपकी व्याप्ति को प्रूव करने में, इन केस ऑफ इन्फेरेंस, दैट इज योर इनफाइनाइट रिग्रेस। तो ये दोनों आपको क्लियर हो गए। अब थर्ड है, चारवाक बोलता है कि वर्बल टेस्टिमोनी से भी व्याप्ति को प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। वर्बल टेस्टिमोनी का मतलब होता है वो नॉलेज जो आपको वर्ड्स या स्टेटमेंट से मिलती है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, ठीक है, अभी मैं जो बोल रहा हूं उसको आप सुन रहे हो, तो आप सुन रहे हो तो वर्ड्स और स्टेटमेंट जो है इनसे आपको नॉलेज मिल रही है, ठीक है, वर्ड्स और स्टेटमेंट्स।
अब आप मुझे एक बात बताओ, आप मेरी बात मान रहे हो, ठीक है, मेरी कुछ क्रेडिबिलिटी होगी तभी आप मेरी बात मान रहे हो। आपने या तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ कहीं और से चेक किया होगा, या फिर आपको पुराने पेपर देख के समझ आया होगा, या फिर आप मुझे जानते होगे पहले से, मेरी क्रेडिबिलिटी होगी। इस बेसिस पे आप कह रहे हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। यानी कोई भी पर्सन जो बोल रहा है वो रिलायबल है या नहीं है, ये पहले पता होना चाहिए। तो चारवाक फिलोसफर्स बोलते हैं कि आप कैसे पता करोगे कि कोई रिलायबल है। बोला रिलायबल पर्सन का पता भी इन्फेरेंस से तो चलता है भाई। आप इन्फर ही तो करते हो। आप इन्फर ही करोगे कि मान लो कोई आपका यूपीएससी का सिलेक्टेड बंदा है या यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, जैसे मान लो मैंने दिया है, ठीक है, तो आपको लगेगा कि यूपीएससी का इसने इंटरव्यू दिया है, तो ये आप इन्फर करोगे कि यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है तो इसकी फिलॉसफी अच्छी है। चारवाक बोलता है लेकिन आपका इन्फेरेंस के बेसिस पे ही आप सारी चीजें करते हो, लेकिन इन्फेरेंस तो खुद ही सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज नहीं है। यानी उसके कहने का मतलब यह है कि भैया आपने मान लिया इन्फर, अगर आप कोई भी चीज करते हो, लेकिन इन्फर आप जो करते हो, इन्फेरेंस ही आपका सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज नहीं है। तो अगर इन्फेरेंस आपका सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज नहीं है तो आप कैसे पता करोगे कि कोई रिलायबल पर्सन है। यानी कि जो रिलायबल पर्सन है उसका आइडेंटिफिकेशन क्योंकि आपका इन्फेरेंस पे डिपेंड करता है, और इन्फेरेंस खुद सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज नहीं है, तो आप वर्बल टेस्टिमोनी को भी सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज नहीं मान सकते हैं। समझ गए आप बात को। जैसे मान लो बाजीराम एंड रवि आपकी कोचिंग है, बाजीराम एंड रवि ने अपने रिजल्ट छापे, और वो हर साल अपने रिजल्ट छापते हैं, उसमें दिखाते हैं फर्स्ट रैंकर वहीं से आया है, सेकंड, तो लोग जीएस में वहीं पे एडमिशन लेते हैं। अब चारवाक कह रहा है कि क्या गारंटी के जो रिजल्ट छापे हैं ये सही है, और जो उसने बेसिकली उसके पढ़ाने से ये बच्चों की रैंक आई है, या जो टॉपर्स बोल रहे हैं वो सही है, उस चीज की क्या ऑथेंटिसिटी है। तो जब उस, क्योंकि आप सबको तो चेक नहीं कर सकते ना, ये भी रिजल्ट भी झूठ हो सकते हैं, जो टॉपर्स बोल रहे हैं वो भी झूठ हो सकते हैं। तो बोल रहा है कि बेसिकली जो आप इन्फर किसके बेसिस पे कर रहे हो, ये रिजल्ट देख के या किसी टॉपर ने बोला उसके बेसिस पे आप इन्फर कर रहे हो कि बाजीराम अच्छी कोचिंग है। लेकिन चारवाक बोलता है वहां जाके आपने एडमिशन लिया, क्या गारंटी आप सेलेक्ट हो ही जाओगे, या आपने जो सुना क्या गारंटी वो सारी चीजें सही है, वहां पे अच्छा पढ़ाई रहे। यानी कि जो आपके इन्फर आप चीजें कर रहे हो किसी भी बेसिस पे रिजल्ट देख के, आपने रिजल्ट ऐसे तो करते हो आप इन्फर, किस तरीके से इन्फर करते हो, कोई टॉपर आ गया तो टॉपर कुछ भी बोल देगा आप मान लेते हो, क्या टॉपर सही बातें बोलते नहीं बोलते भाई, किसी को नहीं पता होता यूपीएससी में किसकी फर्स्ट रैंक आने वाली है, किसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, बड़ा सब्जेक्टिव पेपर। ऐसे ही आपका किसी कोचिंग ने नाम छाप दी, तो क्या गारंटी कि वो सारे बच्चे वहां पढ़ते थे, या फिर मान लो किसी ने, जैसे गौरव अग्रवाल का केस ले लेते हैं, आईएएस से टॉपर है, फर्स्ट रैंक है, उन्होंने बोला है कि मैं कोचिंग गया मैंने छोड़ दी बीच में। तो बेसिकली आप कुछ कोचिंग्स अच्छा भी पढ़ाती हैं, लेकिन कुछ कोचिंग्स आपको बेवकूफ़ भी बनाती हैं। अब इतना बच्चा पढ़ता है तो रिजल्ट तो आएगा ही, लेकिन आप उसके बेसिस पे इन्फर करके जाओगे तो ये कोई गारंटी नहीं, जो जो आपने सोचा होगा कि ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे इतना अच्छा पढ़ाएंगे, वैसी कोई गारंटी थोड़ी ना होती है। तो चारवाक यही बोल रहा है कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे आप रिलायबल पर्सन का, कि भाई वो टीचर अच्छा पढ़ाता है। आप देखोगे कि भाई बच्चे उसके बारे में क्या बोलते हैं, रिजल्ट कैसा रहा, लेकिन जब आप खुद जाके देखोगे तो हो सकता है वहां पे वो चीज जैसी आपने सुनी हो वैसी ना हो। यही तो होता है। तो चारवाक ने बोला हम रिलायबल पर्सन का आइडेंटिफिकेशन इन्फेरेंस पे डिपेंड करता है, और इन्फेरेंस खुद ही सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज नहीं है। ठीक है, जैसे आपका अगर बाजीराम के केस में आप बनाना चाहो कि व्याप्ति, आप क्या बनाओगे कि जहां पे वेयर देयर आर गुड रिजल्ट्स, उसने छापा ना अपना वेयर देयर आर गुड रिजल्ट्स, इट मीन्स द कोचिंग इंस्टीट्यूट इज गुड। आप किसी के लिए व्याप्ति क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो आपकी यूनिवर्सल नहीं होगी। यूनिवर्सल तो एक ही है, द कोचिंग इंस्टीट्यूट इज गुड। अब आपने किससे लगाया, गुड रिजल्ट से गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट को कनेक्ट कर दिया। लेकिन अब आप कोचिंग में जाओगे वहां पे तो क्या गारंटी आप सेलेक्ट हो जाओगे, या आपने जैसा सोचा है वैसा पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, वो तो आपको जाके ही पता चलेगा ना। चारवाक यही बोल रहा है सिर्फ कि भाई जो भी चीजें हैं वो जो दिख रही हैं आपको वो जरूरी नहीं है वो वैसी हो। जैसे आप बोलते हो वेयर द स्मोक देयर इज फायर, बोला हो सकता है 10 कोचिंग बाजीराम ने आपके रिजल्ट छापे हो, एक साल के रिजल्ट अच्छे हो तो उसने सही में एक साल अच्छा पढ़ाया हो, अगले साल हो सकता है उसने कहीं से और से नाम लेके छाप दी हो।
ठीक है। तो यानी कि आप ये नहीं कह सकते, मैं ये नहीं कह रहा कि वाजीराम कहीं और से नाम लेके छापता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि वाजीराम सबसे फेमस कोचिंग है, अच्छा पढ़ाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। ठीक है, वाजीराम में तो चलो मान लेते हैं वाजीराम के केस में ये चीज़ें सही होंगी, लेकिन बाकी कोचिंग्स वाले क्या करते हैं, आपके टॉपर्स का नाम ले लिया, ठीक है, उनको पैसे दे दिए, टॉपर्स को बोल दिया हमारे बारे में कुछ लिख दो, टेस्टिमोनियल्स लिख दो। तो इसलिए 4 बार बोल रहा है कि बेसिकली वर्बल टेस्टिमोनी जो है आपका, बेसिकली वर्बल टेस्टिमोनी को भी सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज नहीं मान सकते, क्योंकि वर्बल टेस्टिमोनी किस पे डिपेंड करता है, आपका इनफेरेंस पे, और इनफेरेंस खुद सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज नहीं है। तो हाउ कैन यू से दैट वर्बल टेस्टिमोनी इज सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज? इज इट क्लियर? तो अगर आपको इस तरीके से होगा ना, आप इनफेरेंस है, इनफेरेंस आपका व्याप्ति पे बेस्ड होता है, और आप इनकी वर्बल टेस्टिमोनी से इनको प्रूव कर रहे हो, और वर्बल टेस्टिमोनी खुद इनफेरेंस पे बेस्ड है, तो यहाँ पे वापस से सर्कुलर फैलेसी हो जाएगी आपकी। तो अगर आप एक लाइन में लिखो तो इन दिस वे इफ व्याप्ति इज प्रूव टेकिंग हेल्प ऑफ वर्बल टेस्टिमोनी देन सर्कुलर फैलेसी अराइजेस। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे भी सर्कुलर फैलेसी होगी, किस तरीके से होगी ये मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया। ठीक है, तो इनफेरेंस इज बेस्ड ऑन व्याप्ति एंड योर दिस इनफेरेंस इज proved taking help of your inference is based on vyapti is proved taking help of verbal testimony, and this verbal testimony is dependent on inference. आप reliable person कैसे ढूंढोगे? on the basis of inference. तो circular fallacy is there, तो यहाँ पे भी आपकी circular fallacy हो जाती है। ठीक है, फिर उसने फोर्थ बोला कि कॉज इफेक्ट थ्योरी से भी इसको प्रूव नहीं कर सकते। कॉज इफेक्ट थ्योरी से क्यों प्रूव नहीं कर सकते? बेसिकली आप समझो, कॉज इफेक्ट थ्योरी अपने आप में एक व्याप्ति है। कॉज इफेक्ट थ्योरी अपने आप में व्याप्ति कैसे? कॉज इफेक्ट थ्योरी में आप क्या बोलते हो, मिल्क से कर्ड बनता है, पॉट क्ले से पॉट बनता है, कैट से बैड लक आता है। यानी यहां पे आपने, यही तो होता है व्याप्ति में। क्या करते हैं हम व्याप्ति में भी तो दो चीजों को रिलेट करते हैं, स्मोक और फायर, कॉज और इफेक्ट को। यहां पे देखो स्मोक आपका क्या है, इफेक्ट है, क्योंकि जहां पे आग लगेगी वहीं आपको स्मोक दिखेगी, ये कॉज है उसमें। ऐसे यहां पे आपका मिल्क क्या है, कॉज है, उसका इफेक्ट है कर्ड। क्ले आपका कॉज है, उसका इफेक्ट है पॉट। कैट आपका कॉज है, उसका इफेक्ट है बैड लक। यहां पे भी आपने इन चीजों को, लेकिन आप देखो चारवाक ये बोल रहा है कि मिल्क से कर्ड बनता है। ठीक है, अभी कर्ड बनता है, लेकिन आगे जाके ऐसा हो सकता है कि मिल्क की अगर आप कंपोजिशन चेंज कर दो, हो सकता है उससे कुछ और चीज बना लो आप, कर्ड की बजाय कुछ और बन जाए। कई बार कर्ड बनता भी नहीं, तो आप ये नहीं कह सकते मिल्क से अगर आप कर्ड बनाओगे तो कर्ड बनेगा ही बनेगा। ऐसे ही अगर आप कैट है तो बैड लक होगा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो चारवाक यही बोलता है कि आप कॉज और इफेक्ट, इनको बेसिकली कॉज इफेक्ट अपने आप में एक व्याप्ति है। बोला कॉज इफेक्ट अपने आप में एक व्याप्ति है, तो वो पहले से ही गड़बड़ है। ये देखो ना, गड़बड़ है ना, कैट को बैड लक के साथ आपने जोड़ा हुआ है, तो हमेशा कैट होगी तो बैड लक थोड़ा ना होगा। तो वो बोलता है अगर आप व्याप्ति को कॉज इफेक्ट थ्योरी से प्रूव करने की कोशिश करते हो, कॉज इफेक्ट थ्योरी खुद एक व्याप्ति है, और फिर कॉज इफेक्ट थ्योरी को आप किस बेसिस से प्रूव करते हो, वापस से व्याप्ति की हेल्प लेके। तो यानी यहां पे भी आपकी कौन सी फैलेसी हो जाएगी, सर्कुलर फैलेसी। ओके, इज इट क्लियर? तो अगर आप देखो अकॉर्डिंग टू चारवाक फिलोसफर्स, कॉज इफेक्ट थ्योरी, इसको कॉजल थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, कई जगह पे कॉजल थ्योरी लिखा रहता है। कॉज इफेक्ट थ्योरी और कॉजल थ्योरी इज इटसेल्फ ए काइंड ऑफ व्याप्ति। सो इफ व्याप्ति इज प्रूव्ड टेकिंग हेल्प ऑफ अनदर व्याप्ति, then circular fallacy will arise. There is no necessary connection between cause and effect. There is only accidental conjunction. देखो इस वर्ड को याद रखना, ये ह्यूम में काम आएगा। मैंने आपको बोला था ना, ह्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूम में सारी जो कहानी है वो चलेगी कॉज इफेक्ट थ्योरी के आसपास। तो ह्यूम ने भी यही बोला है, दिस इज ओनली एक्सीडेंटल कंजंक्शन, कि आपका जहां पे मिल्क है वहां पे कर्ड है, या जहां पे कैट है, आपका बिल्ली ने रास्ता काटा और आपका कोई काम बिगड़ गया, ये एक्सीडेंटल है सिर्फ। ऐसा नहीं है कि आपका बिल्ली रास्ता काटेगी तो आपका काम बिगड़ेगा ही। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग अपने पेन को गुड लक मान लेते हैं कि पेन से लिखेंगे तो पेपर उनका क्लियर होगा। आप यूपीएससी लिख के देखो पेन से, उसी से बिना पढ़े हो जाएगा क्या क्लियर? आपके सारे जो भी हैं सारे कंसेप्ट वो आपके क्लियर हो जाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। सचिन तेंदुलकर है, वो एक पर्टिकुलर बैट यूज करता है, पर्टिकुलर नंबर की जर्सी पहनता है, क्या वो जीरो पे आउट नहीं हुआ? कभी हुआ है ना जीरो पे आउट? तो अगर ऐसा होता तो वो जीरो पे आउट नहीं होता।
फिर तो वो हमेशा सेंचुरी मारना चाहिए था। तो बेसिकली चार्वाक यही बोल रहा है, ये एक्सीडेंटल होता है कि कभी हमने कोई शर्ट पहनी और शर्ट पहन के गए हम इंटरव्यू देने, हमारे अच्छे नंबर आ गए, हम बोलेंगे बहुत लक्की शर्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है वही शर्ट पहन के जाओ आपका एक्सीडेंट हो जाए। तो ऐसा कोई फंडा नहीं है कि भाई कोई शर्ट कोई ये, आप है ना कभी भी इन दो चीजों को, कॉज और इफेक्ट को आप एक्सीडेंटली तो कंबाइन कर सकते हो कि कभी कभी आपका बिल्ली ने रास्ता काटा, कैट ने, और आपका बैड लक हो जाए। लेकिन आप इसको नेसेसरीली नहीं बोल सकते कि जब बिल्ली रास्ता काटेगी तो मेरा काम बिगड़ेगा ही, या जब मैं इस पेन से लिखूंगा तो मैं टॉप करूंगा, जब मैं इस बैट से खेलूंगा तो 100 मारूंगी। आप ये कह सकते हो कभी कभी केस में हो सकता है बैट यूज किया 100 मार दिया, लेकिन आप ये थोड़ी ना कह सकते हो कि सचिन तेंदुलकर जब भी इस बैट से खेलेगा या इस नंबर की जर्सी पहनेगा 100 मारेगा, फिर तो वो 0 पे आउट होना ही नहीं चाहिए था। तो चार्वाक यही बोल रहा है, चार्वाक ये बोल रहा है सिर्फ एक्सीडेंटल कंजंक्शन होता है, एक्सीडेंटल कंजंक्शन, इस वर्ड को याद रखना, एक्सीडेंटल कंजंक्शन होता है। और यही आपके ह्यूम ने बोला है। उसने कहा एक्सीडेंटल कंजंक्शन होता है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट हो गया आपका कॉज। देखो एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का मतलब जो पहले आता है, तो कॉज पहले आता है, और कॉन्सिक्वेंट होता है आपका इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंट बाद में आता है। पहले आपका कॉज आता है, उसके बाद आपका इफेक्ट आता है, ठीक है। तो कॉज को बोलते हैं एंटीसीडेंट, पहले आता है, और इफेक्ट को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। जैसे आपका मान लो मिल्क और कर्ड है, तो मिल्क आपका कहलाएगा एंटीसीडेंट और कर्ड आपका कहलाएगा बाद में आया तो कॉन्सिक्वेंट। तो ये आप याद रखना, ये टेक्निकल वर्ड्स, ठीक है। तो इसने बोला देयर इज ओनली एक्सीडेंटल कंजंक्शन, कोई भी इनके बीच में देयर इज नो सर्टेनिटी ऑफ देयर को एग्जिस्टेंस, कोई सर्टेनिटी नहीं है। एंड द एक्सीडेंटल कंजंक्शन कैन नॉट एंश्योर्स व्याप्ति विच इज द ग्राउंड ऑफ इन्फेरेंस, क्योंकि व्याप्ति तो क्या बोलती है, नेसेसरी रिलेशन होगा। व्याप्ति में, सॉरी, व्याप्ति में यही तो बोला गया जहां पे स्मोक होगी वहां पे फायर, जहां पे स्मोक होगी वहां पे फायर होगा ही होगा। यहां पे नेसेसरी कंडीशन बोली गई है। चार्वाक बोल रहे हैं नेसेसरी रिलेशन तो हो ही नहीं सकता कॉज इफेक्ट में, क्योंकि परसेप्शन के बेसिस पे हम सारे केसेस देख नहीं सकते। और वैसे भी जो आपका कॉज इफेक्ट थियरी है वो कैसे आपका एक्सीडेंटल कंजंक्शन है, इट इज नॉट ए नेसेसरी कंजंक्शन कि भाई मैंने लकी पेन है, पेन से लिखूंगा ये हमेशा मेरे को 100 में से 100 आएंगे, या सचिन तेंदुलकर एक पर्टिकुलर जर्सी पहनेगा, या फिर बाकी लोग, कई लोग होते हैं जो पर्टिकुलर जोशी के पास जाते हैं एक नंबर की, ठीक है, कुछ नंबर ले लेते हैं, कुछ पर्टिकुलर मेटल्स वो पहनते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि उनके लाइफ में फेलियर्स नहीं होते हैं। तो कह रहा है हाँ कभी कभी वो आपको फायदा देते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भैया मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो गई। तो आप कॉज और इफेक्ट को एक साथ जोड़ तो सकते हो, लेकिन एक्सीडेंटल। आपने एक पेन से लिखा, एक बार पेपर अच्छा हो गया, 2 बार पेपर अच्छा हो गया, लेकिन ये नहीं है कि आप यूपीएससी का पेपर लिखने चले गए और आपने ऑप्शनल ले लिया, कोई ऐसा ले लिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या कोई और पेपर ले लिया जिसका पेपर आ गया ऐसा, और फिर उसके बाद में आपको पता चला कि पेन तो कभी लक्की नाम के पेन, कि लक्की नाम रखने से कोई लक्की नहीं हो जाता। समझ गया आप बात को। तो बेसिकली ये जो आपकी ह्यूम की थियरी है, इट कैन, ये जो चार्वाक का ये जो कंसेप्ट है, जब हम ह्यूम पढ़ेंगे तो आप है ना बिल्कुल ध्यान रखना, सेम बात ह्यूम ने कही है कि कॉज इफेक्ट थियरी जो है बेसिकली उसको हम नेसेसरी रिलेशन नहीं मान सकते, ये एक तरह का सिर्फ एक्सीडेंटल कंजंक्शन है। और ह्यूम ने भी यही बातें कही हैं, पेन वाली आपकी, ठीक है, यही आपके लकी शर्ट वाली, उसने यही बोला है कि आपके कभी कभी हो सकता है कि आपके उस हिसाब से चीजें कनेक्टेड हो, लेकिन वो हमेशा वैसी रहेंगी, ये पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये अगर आप कॉज इफेक्ट थ्योरी से यूज करोगे तो आपका क्या आ जाता है, सर्कुलर फैलेसी। तो अब ये ह्यूम का मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये साइड नोट्स है। साइड नोट्स में जहां पे लिख रहा हूं वहां पे आप ये समझ जाओ कि मैं आपकी अभी जो ये मेन स्लाइड थी इससे बाहर जा रहा हूं, यानी ये जो स्लाइड में समझा रहा हूं ये आपको पेपर में अगर चार्वाक का क्वेश्चन आ रहा है तो इस चीज को नहीं लिखना है, लेकिन अगर कंपेयर करने वाले अलग बात है। तो ह्यूम की बात हुई है तो ह्यूम की पोजीशन थ्योरी के बारे में थोड़ी सी बात बताता हूं। ह्यूम हैज आल्सो रिफ्यूटेड द नेसेसरी रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। देखो नेसेसरी रिलेशन कैसा होता है, 2 + 2 = 4। दिस इज नेसेसरी रिलेशन। 2 और 2 4 ही होंगे, इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में, यूएस में, चांद पे, धरती पे, चंद्रमा, उस पे आपके सूरज पे, कहीं चले जाओ 2 और 2 4 हो। लेकिन आपका कैट और बैड लक, इंडिया में कैट से बैड लक होता है, ठीक है, हमने कनेक्ट किया हुआ, कैट मीन्स बैड लक। लेकिन आप जापान में चले जाओ, कैट इज गुड लक। समझ गया बात को? यानी जो नेसेसरी रिलेशन है वो सिर्फ किस में मिलता है, आपका मैथमेटिक्स में। इसको कहते हैं नेसेसरी रिलेशन।
लेकिन क्या आपको साइंस में या फिर आपकी जो रेगुलर लाइफ है उसमें नेसेसरी रिलेशन मिल सकते हैं कि ये पेन मैं यूज करूंगा तो मेरे को 100 आएंगे? फिर तो सबके लक्की पेन होंगे जिनके उनको यूपीएससी में कुछ पढ़ के जाने की जरूरत ही नहीं। तो बेसिकली जैसे कई लोग देख लेते हैं कि इसका चेहरा देखता हूँ मैं सुबह सुबह, ठीक है, इसका फेस देखता हूँ मेरा दिन अच्छा जाता है, ठीक है, ये बहुत लोगों को गलत फहमी होती है, लेकिन आपको पता नहीं है उसी का फेस देखने के बाद कई बार आपका पूरा दिन खराब भी हो जाता है, मतलब सबसे बुरा दिन भी जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस होते हैं लोगों के साथ, लोग साइकोलॉजिकली चीजों को एसोसिएट कर लेते हैं। तो आपको साइकोलॉजिकली एसोसिएट नहीं करना है। अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखो तो ह्यूम कहता है कि कॉज और इफेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्टिव नेसेसिटी नहीं है। ये देखो, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव नेसेसिटी। ऑब्जेक्टिव नेसेसिटी का मतलब है कि जहां पे एक होगा वहां पे दूसरा भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आपका कैट है तो वहां पे बैड लक होना ही होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव नेसेसिटी है। जहां पे पैन है वहां पे गुड लक होना ही होना चाहिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव नेसेसिटी है क्या? नहीं। कभी कभी क्या होता है आपका, कभी कभी इसका अपोजिट भी हो जाता है। तो देयर इज नो ऑब्जेक्टिव नेसेसिटी बिटवीन एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, ओनली साइकोलॉजिकल नेसेसिटी इज देयर। हमने दिमाग में ऐसा बना लिया बस कि बिल्ली है तो रास्ता, अब बिल्ली ने रास्ता काटा तो हमारा काम बिगड़ेगा। ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वेन वी सी टू थिंग्स कमिंग वन आफ्टर अनदर देन वी थिंक इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो, एक के बाद दूसरी चीज आती है। जैसे बिल्ली, तो बिल्ली के बाद हम क्या चीज को जोड़ लेते हैं? बैड लक को। हमें लगता है कि इफ ए इज देयर देन इट मस्ट बी फॉलोड बाय बी। जैसे बिल्ली रास्ता काटेगी हम खड़े हो जाएंगे, साइकोलॉजिकली दिमाग में बिठा लिया। ऐसा नहीं है, मेरा तो बिल्ली बड़े बार रास्ता काटती है, मेरा तो काम नहीं बिगड़ा। लेकिन मैं भी दिमाग में बिठा लूं कि बिल्ली रास्ता काटेगी, घर से निकलते वक्त किसी ने छींक दिया, तो फिर आपके दिमाग में एक बार साइकोलॉजिकली हो गया तो फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का तो कोई इलाज है नहीं, ठीक है। तो इट इज नॉट ए लेजिटिमेट प्रोसेस। ह्यूम क्या बोलता है? इट इज नॉट ए लेजिटिमेट प्रोसेस। गलत है ये, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नेसेसिटी तो है ही नहीं भाई, मेंटल या साइकोलॉजिकल है। तो उसके बेसिस पे आप कहो कि भाई जहां पे कॉज होगा वहां पे इफेक्ट होगा ही होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ह्यूम ने कॉज इफेक्ट थ्योरी को रिफ्यूट कर दिया है। और आपको पता है पूरी साइंस कॉज इफेक्ट थ्योरी पे बेस्ड है। तो जब ह्यूम ने कॉज इफेक्ट थ्योरी को रिफ्यूट किया तो साइंस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो ह्यूम को डिटेल में देखेंगे कि फिर साइंस ने कैसे उसको खुद को डिफेंड किया है, ठीक है। तो इसकी बाकी डिटेल्स हम देखेंगे ह्यूम की फिलॉसफी में। ये जो मैंने आपको बताया ये ह्यूम का पोजीशन थ्योरी आता है हर साल, हर एक साल में, या अगर दूसरे साल आता है 15 या 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें ये चीजें लिखनी है बस। फिलॉसफी इज वेरी इजी, ठीक है। अब फिफ्थ रिफ्यूटेशन क्या है? चार्वाक बोलता है कि अनकंडीशनलिटी इज अनप्रूव्ड। चार्वाक बोलता है कि व्याप्ति रिलेशन जो होता है ना, वो बेसिकली आपका कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल होना चाहिए। अनकंडीशनल का मतलब कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, जैसे स्मोक है और फायर है। अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए या फिर इतना प्रेशर होना चाहिए। बोला, आपने बोला स्मोक है तो फायर होनी चाहिए। जैसे आपने बोला कि भाई वेयर देयर इज क्लाउड देयर इज रेन, तो आप ये नहीं बोल सकते कि अगर हिली एरियाज है तो वहां तो रोज क्लाउड होंगे तो वहां पे रेन नहीं होगी। नहीं, क्लाउड का मतलब रेन। लेकिन ये तो खैर व्याप्ति हम मानते नहीं है। इस केस में भी चार्वाक बोल रहा है कि अनकंडीशनलिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई भी आपका जो है, मतलब अनकंडीशनलिटी होनी चाहिए, कंडीशनलिटी नहीं होनी चाहिए। समझ गए? जब मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो आपको मैंने बोला था व्याप्ति आपका हेतु और साध्य में रिलेशन है। हेतु आपका हो गया स्मोक, साध्य हो गया आपका फायर, और कैसा रिलेशन था? अनकंडीशनल यूनिवर्सल, ठीक है, अनकंडीशनल यूनिवर्सल नेसेसरी रिलेशन। यही तो बात की थी हमने। तो चार्वाक बोल रहा है कि ये अनकंडीशनलिटी अनप्रूव्ड है। क्यों अनप्रूव्ड है? क्योंकि आप सारे के सारे जो केसेस हैं, ठीक है, वो केसेस आप देख ही नहीं सकते, ठीक है। और बेसिकली अगर आप देखो, सारी कंडीशंस आप देख नहीं सकते इन्फेरेंस की। देखो पहली लाइन उसने क्या बोली? व्याप्ति रिलेशन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज अनकंडीशनल। अनकंडीशनल के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है निरूपाधि, ठीक है। निरूपाधि में जिसकी कोई उपाधि ना हो, अनकंडीशनल बिटवीन हेतु एंड साध्य, बिकॉज दिस अनकंडीशनलिटी इज प्रूव्ड। अनकंडीशनलिटी क्यों प्रूव्ड है? क्योंकि आप सारे केसेस देख ही नहीं सकते। तो जब आप सारे केसेस देख ही नहीं सकते तो आप अनकंडीशनलिटी प्रूव कर ही नहीं सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू नो ऑल द कंडीशंस ऑफ इन्फेरेंस यूजिंग परसेप्शन। परसेप्शन का एरिया बड़ा लिमिटेड है। सो इनवेरिएबल एंड अनकंडीशनल रिलेशन बिटवीन हेतु एंड साध्य कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। इज इट क्लियर? तो फिफ्थ जो है पॉइंट वो ये है, अनकंडीशनलिटी भी आपकी अनप्रूव्ड हो गई।
ठीक है, और लास्ट बोलेगा ये यूनिवर्सलिटी। ओके, तो यूनिवर्सलिटी ऑफ रिलेशन, क्योंकि कैसा रिलेशन था आपका, यूनिवर्सल, अनकंडीशनल, नेसेसरी। हमने अनकंडीशनलिटी भी अनप्रूव कर दी, इसने चारवाक ने यूनिवर्सलिटी भी अनप्रूव कर दी और नेसेसिटी भी आपकी अनप्रूव कर दी कॉज इफेक्ट के बेसिस पे। यानी कि इसने सारी चीजें जो आपकी हैं वो सारी चीजें अनप्रूव कर दी। तो ये बोलता है कि व्याप्ति जो है बेसिकली उसको यूनिवर्सल रिलेशन नहीं मान सकते हम। ठीक है, क्यों नहीं मान सकते यूनिवर्सल रिलेशन, इसने बात की है क्योंकि आप वेरीफाई कर ही नहीं सकते उसको यूनिवर्सली। तो जब यूनिवर्सल रिलेशन नहीं मान सकते तो आप ये नहीं कह सकते कि व्याप्ति रिलेशन आपका यूनिवर्सल है, और जब यूनिवर्सल नहीं है तो वो व्याप्ति कहलाएगी नहीं। लेकिन जो न्याय है, ठीक है, न्याय फिलोसफर जो है बेसिकली, अगर आप न्याय को देखो, न्याय को वैसे हम लिखते हैं न्याय, और जब उसको पूरे न्याय के बारे में बात होती है तो न्यायिकास, ऐसे स्पेलिंग याद रखना, न्यायिकास, वैसे तो पेपर में लिखी आएगी। लेकिन न्याय फिलोसफर जो है, यानी न्यायिकास जो है, पूरे ग्रुप को अगर मैं लूं तो न्यायिकास ने जो एक्सप्लेन किया है व्याप्ति को, वो बेसिकली चारवाक जो है बेसिकली उसने ऑर्डिनरी परसेप्शन माना है। ऑर्डिनरी परसेप्शन का मतलब है कि मेरी 5 सेंस ऑर्गन्स और उनके बेसिस पे मैं किस किस चीजों को देख सकता हूं। लेकिन जो आपका न्याय वैशेषिका है उसने ऑर्डिनरी परसेप्शन के बेसिस पे व्याप्ति को प्रूव नहीं किया भाई, उसने व्याप्ति को प्रूव किया है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन मान के, सामान्य लक्षण परसेप्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अगर सोचो तो चारवाक जो है वो तो बेचारा ऑर्डिनरी परसेप्शन मान रहा है, तो ऑर्डिनरी परसेप्शन के बेसिस पे तो व्याप्ति प्रूव नहीं हो सकती, आप दुनिया के सारे केसेस नहीं देख सकते। लेकिन न्याय ने एक नया परसेप्शन डाला, क्योंकि चारवाक ने तो रिफ्यूट कर दिया, न्याय ने एक नया परसेप्शन माना, सामान्य लक्षण परसेप्शन, और उसके बेसिस पे उसने व्याप्ति को एक्सेप्ट किया, रिफ्यूट नहीं, एक्सेप्ट। यानी चारवाक, क्वेश्चन क्या आता है कि डज न्यायिकास एग्री विथ चारवाक्स रिफ्यूटेशन ऑफ व्याप्ति। चारवाक ने रिफ्यूट किया ना व्याप्ति को, तो पूछा जाता है कि न्यायिका जो है डू दे एग्री विथ रिफ्यूटेशन ऑफ व्याप्ति बाय चारवाक, एंड इफ नॉट देन हाउ दे हैव प्रूव्ड व्याप्ति। तो पहले आपको चारवाक का लिखना है, कैसे उसने अनप्रूव्ड किया। उसने बोला परसेप्शन के बेसिस पे नहीं हो सकता, ठीक है, इन्फेरेंस के बेसिस पे नहीं हो सकता, कॉज इफेक्ट थियरी के बेसिस पे नहीं हो सकता, वर्बल टेस्टिमोनी के बेसिस पे नहीं हो सकता, यूनिवर्सलिटी अनप्रूव्ड है, अनकंडीशनलिटी। फिर आपने लिखना है कि जो न्याय वैशेषिकास हैं, यानी न्यायिकास ने व्याप्ति को प्रूव किया, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डिनरी परसेप्शन नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ सामान्य लक्षण परसेप्शन। तो अगर हम न्याय वैशेषिका जब पढ़ेंगे तो आप वहां देखेंगे हम कि न्याय ने बेसिकली, इसलिए इसको बोला जाता है इंडियन के केस में फादर ऑफ सिलोजिज्म। इसने बेसिकली बड़ी लॉजिकल बातें करी है। तो इसने ये स्पेशल, आपका एक तरह से स्पेशल परसेप्शन है। ऐसे ही आपके इसने 3 परसेप्शन माने। पहला तो ये सामान्य लक्षण परसेप्शन हो गया, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे न्याय में। एक तो आपका ये सामान्य लक्षण परसेप्शन हो गया पहला। तो दूसरा है इसका ज्ञान लक्षण परसेप्शन। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। देखो परसेप्शन को प्रत्यक्ष भी कहते हैं, ये मैं आपको पहले की क्लास में, इंट्रोडक्टरी क्लास में पढ़ा चुका हूं, प्रत्यक्ष भी कहते हैं, ठीक है। और ज्ञान को इस तरह से लिखा है, बेसिकली जो आपका फिलॉसफी है उसमें ज्ञा को लिखा जाता है इस तरीके से। ये जनाना नहीं है, ये ज्ञा है। क्या मतलब JNA। अगर आप एंथ्रो पढ़ते हो, ऑप्शनल आपका एंथ्रो, या फिर आपने वेदों के बारे में थोड़ा पढ़ा है, तो वहां पे ज्ञान को ये ज्ञा है और न को तो ये लिखोगे तो ज्ञान है, ठीक है। अगर आपको ज्ञाता लिखना हो तो ज्ञाता किस तरीके से लिखोगे, JNAT है, ज्ञाता। ओके, तो बेसिकली इस तरीके से हम लिखते हैं। तो इसने सामान्य लक्षण के बेसिस पे व्याप्ति को प्रूव किया, एंड इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसने एक स्पेशल लक्षण परसेप्शन माना है। इसको हम न्याय वैशेषिका में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप आगे देखो इस स्टेटमेंट को, ऑन दी अदर हैंड चारवाका फिलोसफर्स हैव एक्सेप्टेड ओनली ऑर्डिनरी परसेप्शन। भाई इन्होंने ऑर्डिनरी माना है सिर्फ, और ऑर्डिनरी के बेसिस पे वी कैन फाइंड नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर रिलेशंस ओनली, यानी कुछ केसेस देख सकते हैं स्मोक एंड फायर के, एंड नॉट यूनिवर्सल रिलेशन। सारे नहीं देख सकते। अगर सारे नहीं दे सकते तो देयर इज नो ग्राउंड टू एक्सेप्ट यूनिवर्सल रिलेशन बिटवीन हेतु एंड साध्य। इस तरह से उसकी यूनिवर्सलिटी भी आपकी अनप्रूव हो गई। तो न्याय, ये चारवाक ने बोला कि भाई आपका 6 तरीके से आपका जो है आप व्याप्ति को प्रूव नहीं कर सकते, इसलिए व्याप्ति प्रूव नहीं हो सकती, तो इनफेरेंस को हम नहीं मान सकते। अब इसने फाइनली क्या बोला कि इनफेरेंस आपका कैसा है। इसने बोला इनफेरेंस इज मियरली ए गैस वर्क। बोला ये अंधेरे में तीर है।
अंधेरे में तीर ही तो है, आप कह रहे हो कि जहां पे स्मोक होगी वहां फायर होगी। इट इज ए लीप इन द डार्क। आप अंधेरे में तीर चला रहे हो, इट इज द रिजल्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बिटवीन टू थिंग्स। When we see two things coming one after another, then we become mentally habituated to think that if A is there, then B will follow it। यही तो हमने कर दिया कैट के साथ बैड लक। लेकिन कोई ऑब्जेक्टिव नेसेसिटी है ही नहीं वहां पे। देयर इज नो ऑब्जेक्टिव नेसेसिटी, ओनली साइकोलॉजिकल नेसेसिटी इज देयर। देयर इज नो सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब कोई इसमें ऐसी कोई दमदार बात नहीं है इन इन्फेरेंस। सो इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। क्यों? क्योंकि व्याप्ति पे बेस्ड है। आपने व्याप्ति को अनप्रूव कर दिया, तो इन्फेरेंस कुछ नहीं है, अंधेरे में तीर चल रहा है। ठीक है, तो चारवा के हिसाब से इन्फेरेंस इज बेसिकली मियरली लीप इन द डार्क। It cannot be accepted. It is basically result of psychological association between two things. When we see two things coming one after another, then we just correlate them. Then when cat is there, bad luck will be there. When smoke is there, fire will be there. Okay, but it is not logical. There might be possibility that if cat crosses your path, then you may get good luck. Or if smoke is there, then fire may be absent there. Okay, so we will see all these things in details. Okay. अभी आपका इतना याद रखना किस तरीके से रिफ्यूट किया। अब थोड़ा सा हम सामान्य ऑब्जेक्टिव नेसेसिटी और साइकोलॉजिकल नेसेसिटी साइड नोट्स। ठीक है, एक कंसेप्ट ये जो आपको नंबर दिलाएंगे मेंस में। अगर आपने पेपर देखा होगा मेंस का, आपको दिखाएंगे, अभी सॉल्व करेंगे हम आगे, आपको पता चल जाएगा। अगर कंसेप्ट क्लियर है, कोई भी आंसर आप कर सकते हो। साइड नोट्स मतलब आपके कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिव नेसेसिटी क्या होती है? इफ ए इज ऑलवेज फॉलोड बाय बी, हमेशा ए को बी फॉलो करे तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव नेसेसिटी है। अगर हमने मेंटली दो चीजों को एसोसिएट कर दिया, मेंटली मतलब हमने अपने हिसाब से बना लिया कैट के साथ बैड लक, जैसे 2 + 2 = 4, 2 और 2 4 ही होगा, ये ऑब्जेक्टिव नेसेसिटी है। आप इसको झुटला नहीं सकते। लेकिन आप बोलो कि कैट और बैड लक, ये आपकी साइकोलॉजिकल नेसेसिटी है, क्योंकि ये चेंज हो सकती है। ओके, 2 और 2 तो 4 ही होंगे। तो आप देखो एग्जांपल मैंने आपको दिया है समझाने के लिए। यहाँ पे कैट एंड बैट ऑब्जेक्टिव का दे ही दिया मैंने। एक ऑब्जेक्टिव को एक और एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे आपका मेंस का पेपर होता है, प्रीलिम्स का पेपर होता है। प्रीलिम्स का पेपर होता है आपका ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में मैंने आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा, ठीक है, मान लो मैंने पूछा आपसे कि भाई रेपो रेट इज डिसाइडेड बाय, ठीक है, तो इसमें मैंने आपको ऑप्शंस दिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, आपका सेकंड मैंने ऑप्शन दिया आपको, ठीक है, आरबीआई, थर्ड ऑप्शन दे दिया गवर्नमेंट, फोर्थ गवर्नमेंट दे दिया प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर हमेशा जो एक है सही वही होगा। जैसे इसका आंसर मान लो आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, जो आपका पॉलिसी रेट के केस में होता है, अभी रेपो रेट के केस में आपका आरबीआई विल बी बेटर ऑप्शन, ठीक है। तो अगर मान लेते ये इसका आंसर है, ठीक है, या फिर आपका कोई दूसरा क्वेश्चन हो, कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ठीक है, एनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे सपोज मान लो आपसे पूछे कि अंडर प्रधानमंत्री किसान योजना हाउ मच मनी इज गिवन टू फार्मर्स ईयरली, तो ऑप्शन है 6,000, 8,000, 10,000, 12,000। तो आपको पता है 6,000 दिए जाते हैं 2-2 का। अब आपका इसका आंसर जो होगा वो हमेशा 6,000 ही होगा। यानी ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर हमेशा 6,000 होना होगा। इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नेसेसिटी, इसलिए जो आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है उसको ऑब्जेक्टिव पेपर कहते हैं। आप इसका अगर ये आंसर लगा के आओगे तभी नंबर मिलेगा, बाकी आंसर आपके गलत है। और मेंस का जो होता है उसको सब्जेक्टिव कहते हैं, यानी उसको आपका साइकोलॉजिकल भी हम कह सकते हैं। अगर मेंस में मैंने पूछा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीएम किसान स्कीम, आप मुझे एक बार बताओ, आपके सबके आंसर्स अलग अलग होंगे या नहीं होंगे? सबके अलग अलग होंगे। सब्जेक्टिविटी इज देयर, क्योंकि वहां आप अपनी साइकोलॉजिकली जिस तरीके से सोचोगे उस तरीके से आंसर लिखोगे। इसलिए हम आपके प्रीलिम्स के पेपर को कहते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर, क्योंकि वहां ऑब्जेक्टिविटी है। मेंस के पेपर को कहते हैं सब्जेक्टिव पेपर। तो यहां पे भी यही बात है भाई, ऑब्जेक्टिव नेसेसिटी का मतलब है व्हेन ए इज ऑलवेज फॉलोड बाय बी इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन। कुछ ही हो जाए, 2 और 2 4 ही होंगे। अगर पीएम किसान का आंसर 6,000 सही है तो वो 6,000 ही सही होगा, कुछ दूसरा आंसर उसका सही नहीं हो सकता। अगर आप दूसरा टिक करके आओगे तो आपका गलत होगा ना, आपको नंबर नहीं मिलेंगे।
इसलिए कहते हैं ऑब्जेक्टिव नेसेसिटी, जहां पे होना ही होना है। साइकोलॉजिकल आपने दो चीजों को कनेक्ट कर लिया भाई, यहाँ पे जैसे ये आपका है, ठीक है, कैट और बैड लक। मैंने आपको बताया सचिन तेंदुलकर, लक्की बैट, लक्की नंबर जर्सी, लक्की पेन एंड एग्जाम एंड सो ऑन। समझ गए आप बात को? तो आपको ये चीजें समझ आ गई। ओके, अब हम एक साइड नोट्स में सामान्य लक्षण परसेप्शन देख लेते हैं, फिर इस लेक्चर को खत्म करेंगे। ठीक है, सामान्य लक्षण परसेप्शन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, इसको खत्म करेंगे। उसके बाद सामान्य लक्षण परसेप्शन तो देख ही लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक है, तो अगर आप सामान्य लक्षण परसेप्शन मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है, या फिर सामान्य लक्षण परसेप्शन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। अभी अगले वीडियो में हम सामान्य लक्षण परसेप्शन देखेंगे, वर्बल टेस्टिमोनी को कैसे रिफ्यूट किया वो देखेंगे, उसके बाद इसने कंपेरिजन को कैसे रिफ्यूट किया वो देखेंगे, उसके बाद बाकी लोगों ने चारवाक को कैसे क्रिटिसाइज किया है, उसके रिफ्यूटेशन को कैसे क्रिटिसाइज किया वो देखेंगे, वहां से क्वेश्चन आया है। उसके बाद ये कुछ कंसेप्ट है वो दिखाएंगे। फिर आपके बाद उसके बाद हम लास्ट में ये खत्म करने के बाद ये यूपीएससी के क्वेश्चन से इस साल के, ठीक है, ये चारवाक से जो आए हैं इनको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, जो चारवाक से आए, तो अभी चारवाक में इसमें लगेंगे 2-3 लेक्चर, क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आपके आगे के लिए आसानी रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करिए, ठीक है, शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है, हमें भी थोड़ा हौसला मिलता है। तो थैंक यू। ओके।